नमस्कार। तो आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जाए जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ साल में, और वो है कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स डिवीजन के बारे में। ओके, जैसे हम लोग आज बात करेंगे एबीबी इंडिया, सीमेंस, हिटाची, सीजी पावर और बेल के बारे में, क्योंकि ये पांच कंपनी ने सही में पिछले 3 साल में ना, अगर आप एवरेज रिटर्न मिनिमम 30 से 35 से, किसके बाद इवन ये सब स्टॉक अभी 30 से 40% गिर चुके हैं अपने टॉप से, उसके बाद भी इतना रिटर्न है पिछले 3 साल का। तो आखिर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स डिवीजन में कि ये सब कैपिटल गुड स्टॉक्स इतने भाग रहे हैं? तो थोड़ा हम लोग जानते हैं डीप में, और यहाँ से क्या आपको ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, या तो आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करना है, तो डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले गाइस, आप नीचे लाइन देख रहे होंगे कि हमारा जो एक नेक्स्ट लाइव सेशन है, अगर आप चाहते हो वहाँ अटेंड करने का तो जरूर अटेंड कीजिए, जहाँ हम लोग पूरा डिटेल में पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज भी देख सकते हो। चले बात करते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स डिवीजन के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, और जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ना देखो, कोई भी सेक्टर पिछले 30 40 साल, चलो 30 साल ही नहीं तो एटलीस्ट 20 30 साल में किस तरह से परफॉर्म किया है, वो जानना इसलिए जरूरी होता है कि अगर वो अच्छा सेक्टर है तो वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करता रहेगा, और यहाँ से भी वो आगे बढ़ सकता है। ओके, तो वही हम लोग थोड़ा डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं ये सेक्टर के। तो 2003 से 2010 की हम लोग अगर बात करें, ओके सो, तो यहाँ ना इलेक्ट्रिक डिवीजन में, यानी कि इन सब स्टॉक्स में ना काफी अच्छी तेजी थी। और वो रीजन था कि लिबरलाइजेशन एक्ट आया था 2003 में, और उसके वजह से ना ये सेक्टर में, अब तब बेल ही था मोस्टली, तो उसमें बहुत ही अच्छी तेजी आई थी। लेकिन 2011 से 15 में बहुत ही स्लो डाउन हुआ, तो वो आपको पता है 2008 के क्राइसिस के बाद 2011 से 15 में अच्छा खासा स्लो डाउन हुआ। पॉलिसी बॉटलनेक, फिर नो प्रोजेक्ट से वीकर थे, फिर इवन बहुत सारे अदर रीजन थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, और क्या था, कैपेसिटी थी लेकिन वो लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो वो सब की वजह से ऑलमोस्ट बहुत कम ग्रोथ था। लेकिन 2016 से नो अच्छा खासा रिकवरी आने लगा, और ग्रेजुअली फिर नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी 2016 में आई, और मेक इन इंडिया 2014। तो वहां से ना आप देख सकते हो कि कैपिटल गुड्स में एक अच्छा खासा सुधार आया था। उसमें पहले तो अगर हम लोग बात करें तो बेल प्रीडोमिनेटली बहुत सालों से, बाद में आप एबीबी इंडिया, हिटाची और ये सब आने लगे थे, सीमेंस एंड ऑल दैट। तो अगर दो पिछले 5 साल की भी हम लोग अगर बात करें तो 2018 19 ग्रोथ कम कम था, इवन ईबिटा मार्जिन भी इतना कम था, 8 to 9%। 2020 21 जब कोविड का इसलिए, तब पूरा मार्केट ठप था, और पूरा नो कह सकते हैं नेगेटिव ग्रोथ था। इसके वजह से ये स्टॉक बहुत ही नीचे मिल रहे थे। ओके, 2021 तक, तो 2021 22 के बाद रिबाउंड स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 35% का ग्रोथ हुआ, और मार्जिन भी 11 से 12% इंप्रूव हो गया। इबिटा मार्जिन दे रहे, क्यों मार्जिन की मैं बात करूं, क्योंकि देखो आप समझो, एट द एंड ऑफ द डे ईपीएस बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगी। दो लीवर्स होते हैं ईपीएस और स्टॉक प्राइस बनने के, एक होता है कि आपका पी रेशियो होता है, और एक होता है आपका ईपीएस। अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छा होगा वो सेक्टर के बारे में, तो वो अपने आप वो पी रेशियो ऊपर जाएगा, तो आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और ईपीएस भी अगर साथ में होता है तो डबल इंजन हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ईपीएस धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे, और जैसे ईपीएस बढ़ने ऊपर हो रहा है तो पी रेशियो भी बढ़ने लगा, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट वो सेक्टर के बारे में अच्छा हो गया। इसलिए ये सब फिर बहुत ही, अभी तो ये 70 80 90 के पी पे, अभी तो 100 के पी के ऊपर भी घूम रहे थे। तो वही होता है, जब डबल चीजें एक साथ आते हैं, तब आपको पिछले 3 4 साल का इतना बड़ा रिजल्ट देखा था। फिर 2022 23 ले लो, या 2023 24 लो, वहां भी अगर आप देखो 12 से 13% का अच्छा खासा उछाल था, और ईबिटा मार्जिन भी 12 से 13% के बीच में था। तो ओवरऑल ये 3 4 साल में ही मैक्सिमम ग्रोथ है, बाकी आगे के साल में इतना ग्रोथ नहीं था। और खास करके बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई, और मेनली तो क्या हुआ था कि जैसे जैसे गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने लगी, पावर नो, और काफी सारे ऐसे ऐसे पॉलिसी आने लगी जिससे डिस्कॉम को भी फायदा होने लगा, और बहुत सा पूरा कहते हैं ना एक साथ ये सेक्टर ऊपर आने लगा, तो तब जाके जो जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं इन सबको, अब अगर आप पावर सेक्टर में जाए तो आपको स्विच गियर चाहिए, से काफी सारे
नो अनदर इक्विपमेंट्स है जो ये सब कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, सो ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का तो 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर का अनाउंस में हुआ। पीएलआई स्कीम ऑलमोस्ट अगस्त 24 में 1.46 लाख की हुई। फिर क्या हुआ, रेलवे रेलवे में बड़ा रिवैम्प होने लगा, तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्बन मेट्रो, आपको भी पता है कि हर एक सिटी में, अभी हर एक सिटी में तो नहीं, बड़े बड़े सिटी में मेट्रोज आने लगे। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स जो था वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 500 गीगावाट 2030 तक हो गया। तो ये सब फैक्टर की वजह से ये क्या होता है, एक होता है कि जो पावर जनरेशन करते हैं वो सब, लेकिन ये है उसके नीचे की कहते हैं ना कि बैक एंडेड चेन्स में आती है जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए ये सब मेक इन इंडिया के वजह से ये सभी कंपनीज को अच्छे खासे ऑर्डर हुए। और ये क्या होता है कि ये ऐसी इजीली कंपनियां नहीं बनती, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं, इसको टाइम लगता है। मैं खुद अहमदाबाद में हूँ, मैं एक्चुअली हूँ बड़ौदा का, और बड़ौदा में ही ये सब कंपनीज है। एबीबी सीमेंट्स ले लो, हिटाची ले लो, सीजी ले लो, बहुत सारी कंपनीज बड़ौदा बेस है। और वहाँ एक कैसा था, हब हब माना जाता है इंडिया का। और मैंने देखा है, मेरे कुछ रिलेटिव भी काम कर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त तेजी है। उनके पास इतने बंदे नहीं, उनके पास उतनी कैपेसिटी की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, उनके पास ऑर्डर होते हैं, वो लोग बेसिकली सफाइस नहीं कर पाते। तो इस तरह से वहाँ ऑर्डर बुक पिछले कुछ सालों में आया है, एंड दैट इज व्हाट इज रेलिंग इन द मार्केट। और ये दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट। और कुछ कुछ क्यों क्या हुआ, तो जैसे जैसे ये सेक्टर आगे बढ़ा, कुछ कुछ एमएनए डेवलपमेंट होने लगे, जैसे हिटाची ने एबीबी, हिटाची ने एबीबी पावर ग्रिड एक्विजिशन किया 6.8 बिलियन का 2020 में। ओके, और उस और एक बात बोलूं, उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अभी एबीबी पछता रहा है, क्योंकि हिटाची ने जब से वो लिया है तब से जो ग्रोथ आई है वो जबरदस्त डिमांड में है। और तब उनको लगा एबीबी को कि ये डिवीजन इतना अच्छा है, लेकिन हिटाची ने जब से लिया है तब से जबरदस्त वहां। और आप हिटाची का प्राइस देखो, भयंकर बढ़ा है, जबरदस्त बढ़ा है। सीजी पावर, आपको भी पता है, एक्वायर बाय मुरुगुपा ग्रुप 2020 में हुआ। और उन्होंने जो टर्न अराउंड किया है, सीजी पावर इज वन ऑफ द बेस्ट केस, कि जो कहते हैं कंपनी खत्म हो गई तो पूरा टर्न अराउंड करके आगे निकली है। सो पूरी डेट फ्री और रिकॉर्ड बुक्स ऑर्डर्स है उनके पास। सीमेंट्स ने भी सीएनएस इलेक्ट्रिक को 2100 करोड़ में किया था, और एलवी स्विच गियर ऑफरिंग में उन्होंने एक्सपांशन किया। शाइंडर इलेक्ट्रिक्स ने भी एलएनटी इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन बिजनेस को 2020 में एक्वायर किया। तो अभी क्या एमएनए एक्टिविटी इसलिए भी चल रही है क्योंकि डिमांड है, डिमांड है। और इंडिया में सही में डिमांड है, क्योंकि पावर सेक्टर एक तरह से नेक्स्ट 5 साल 10 साल में बड़ा लग रहा है। हाँ, आपको स्टॉक प्राइस में बड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बढ़े और आगे जाके यहाँ, क्योंकि ये पावर सेक्टर पूरा रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है, तो आपको नया नया प्लांट, प्लांट तो नहीं बोल सकते पर नए नए इक्विपमेंट्स चाहिए, फिर वो पूरा सेटअप करना है। जैसे अदानी ने गुजरात में ना, खाड़वा खाड़वा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, पता ना, पूरा सिटी सोलर रूप से ढक दिया है। तो अभी उनको इक्विपमेंट्स कौन प्रोवाइड करे, यही सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए स्कोप बड़ा हो जाता है, करेक्ट। तो ऑर्डर बुक भी हम लोग, आप इन सब की देखो ना, तो बहुत ही अच्छी हो गई है। हम लोग थोड़ा कंपनी वाइज डिटेल्स में भी बात करेंगे। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी जैसे 13% से ग्रो हो रहा है कुछ सालों में। ओके, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़े, तो इन सब के वजह से ना बहुत अच्छा पुश है। एक तो पुश 3 जगह से आ रहा है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, एक तो रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, और थर्ड है मेट्रो। ये 3 पिलर्स है इन सब कंपनीज के बढ़ने के लिए। वहां से बड़ी ग्रोथ है जो पहले नहीं थी। रेलवे और मेट्रो पिछले 5 साल में बहुत वंदे मातरम ट्रेन, आपको भी पता है, 100 से ज्यादा लॉन्च हो रही है। फिर ये बुलेट ट्रेन आ रही है, फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसके वजह से बहुत बड़ा पुश हुआ है। और इंडस्ट्रियल में आता है, स्टील सीमेंट ईवी वो सब में आता है, लेकिन इतना भी नहीं, मेजर तो वो 3 है। तो ये सब चीजों की वजह से नो काफी फर्क पड़ा है। और प्लस अभी गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम जो 1.46 लाख करोड़ का उन्होंने बोला है कि भाई कमिटमेंट दिया अगस्त में, तो उसके वजह से भी फायदा होगा। तो ये थी ओवरऑल, हम लोग इंडस्ट्री का बात करें तो किस तरह से बनने वाले, इवन यहाँ से जिस तरह से अभी का ग्रोथ है, तो आराम से ये 12 से 13% से ग्रोथ होगी 5 साल में। अभी आपको ये बात समझनी है, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ समझ लो 12 से 13% ग्रोथ होगी, तो कुछ कुछ कंपनियां 20-25% से भी ग्रोथ होगी। आप समझ रहे हो।
तो इसलिए उन इन सब कंपनीज को प्रीमियम मिल रहा है। अगेन ये बात चल रही है कि भाई 2025 में नो कैपिटल जो नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट ऑलरेडी किए गए, और आगे जाके ये सब बहुत ही हेल्प करेंगे इन सब सेक्टर्स को। ओनली द थिंग इज जो चैलेंजेस आते हैं, मैं कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात, मैं आपको सेक्टर का ओवरव्यू पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये क्यों सेक्टर चला है। बाद में कंपनी के बारे में बात करूं, देखो हमेशा कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करो ना, दो चीज हमेशा ध्यान रखते हैं, एक तो कंपनी और एक सेक्टर। तो सेक्टर भी जानना जरूरी होता है क्योंकि सेक्टर ही अगर पावरफुल नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी, थोड़ी चलेगी फिर रुक जाएगी। जैसे सेक्टर भी पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ओके। सो ओवरऑल यहाँ रिस्क एंड चैलेंजेस में वही है कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ कहते हैं ना बैकफुट पे चले गए और इतना इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करे, या तो कोई ऐसी पॉलिसी आ गई। ओके। एंड वो सब और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन जो मुझे कम लग रहा है। कंपटीशन तो हाई रहेगी उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपोर्ट करके कुछ चीजें ज्यादा आने लगी तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतने बड़े थ्रेट भी नहीं है जितना अपने सोचेंगे कि हाँ भाई। ओके। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ग्रोथ तो काफी हद तक ठीक रहेगा। अभी हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जैसे ये 5 कंपनी के बारे में बात किया है तो उसमें क्या कर सकते हैं। सो जैसे कुछ कंपनी के बारे में आपको थोड़ा मैं यहाँ दिखा दूँ आपको कि ओवरऑल थोड़े रेशियोज देख लेते हैं तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। जस्ट मिनट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन टू यू, 1 मिनट। ओके। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ओके, तो ओवरऑल अगर ये कंपनीज के बारे में जैसे मैंने बोला था कि आप 3 साल का रिटर्न देखो, सीमेंस का 30 पॉइंट, एबीबी 37, सीजी पावर 57, ओके, बेल 59 और हिटाची 52, यानी रिटर्न तो बहुत ही अच्छा है। अपने हाई से ऑलमोस्ट 35 to 40% ये सब स्टॉक्स गिर चुके हैं। ओके, तो अच्छे खासे गिर चुके हैं। हालांकि गिरने के बाद भी ऑफ कोर्स पी रेशियो हाई है तो वो एक हमेशा रहेगा, ऑलमोस्ट आप देखो 60 से ज्यादा है, 81, 61, हाँ, और सीजी पावर तो अभी भी 108 का है। ओके। हिटाची 160 है, तो ऑफ कोर्स पी रेशियो हाई है। और दूसरा बड़ा डेटा आपको देखना रहता है वो है ईवी बाई ईबिटा। जब भी आप कोई कैपिटल गुड्स सेक्टर में देखते हो तो उसमें आप देखो कि ईवी बाई ईबिटा में 51, 52 सीमेंस का, 41 वो भी हाई है, 72 सीजी का, बेल का 45 है, और इसका हिटाची का 93 है। हिटाची तो बहुत कहते हैं ना कि जबरदस्त भागा है 3 साल में, इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न, लेकिन महंगा भी उतना ही है। कि ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा है इन सबका। ऑफ कोर्स सीमेंस का कंपैरेटिवली काफी इस बार खराब था, लेकिन बाकी सबका देखे तो ठीक ठाक ही है, इतना खराब नहीं है। ओके। हिटाची का बहुत अच्छा आया था। सो आरओई आरओसी तो ऑलमोस्ट गुड, सबका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही होता है कि आपको वैल्यूएशन बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं प्राइम ऑफिस ये देख के बोलूँ ना तो मुझे अभी भी सीजी पावर हिटाची महंगे लगेंगे बेस्ड ऑन द करंट वैल्यूएशन। करेक्ट। और क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ही भाग चुके हैं। और एबीबी सीमेंट्स ठीक है, थोड़े वैल्यूएशन ज्यादा है लेकिन इतना भी नहीं है। और बेल बेल तो हाँ, बेल में भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, सॉरी मैं बेल का नाम लेना भूल गया, बेल में भी अभी भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है। और उसके रीजंस है क्योंकि वैल्यूएशन तो हाई है, अगर आप ई बाई बीटा देख लो या ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो नो पी रेशियो एंड ऑल दैट, प्लस इनका क्या हुआ है कि इनके पास ऑर्डर बुक एंड ऑल दैट बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैपेसिटी थोड़ी कम है। अच्छा एक काम करते हैं उस पर बात करते, तो होपफुली मैंने जैसे बताया कि मुझे अभी भी बेल, हिटाची और सीजी का वैल्यूएशन काफी हाई लग रहा है कंपैरेटिवली। और बाकी सबका ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना तो एबीबी और सीमेंस तो भी ठीक ठाक है कंपेयर, यानी अभी भी ज्यादा है लेकिन इतने नहीं। अभी हम लोग थोड़ा ऑपरेशन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं इन सब कंपनीज के बारे में, तो आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। तो जब हम लोग इन सब की ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक हम लोग देखें ना तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सबका ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छा है। अगर एबीबी के देखो तो 25% ग्रोथ है, सीमेंस का 37, भेल का 75, सीजी का 45, हिटाची 52, यानी आप देख रहे हो किस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि टोटल टर्नओवर का ऑर्डर बुक का रेशियो क्या है तो एबीबी का अराउंड 1 के आसपास है, सीमेंस का 2 से 4 साल के बीच में है, भेल का सबसे ज्यादा है 6 to 7 ईयर्स का है,
सीजी पावर का थोड़ा कम है, 0.8 है, और हिटाची का भी 2 साल के आसपास है। तो कह सकते हैं कि सीजी पावर एबीबी का तो भी 1 साल के आसपास है, बाकी सबका बहुत है, और भेल का सबसे मैक्सिमम है। तो आप बोलोगे यार भेल का इतना बड़ा ऑर्डर बुक है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं है? तो यहाँ एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखें कि भाई ऑर्डर बुक तो बड़ा होगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी क्या है, और कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन कितना होता है। तो अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो ईबी भी अराउंड 90% है, विच इज क्वाइट गुड। सीमेंस के भी अच्छी खासी है। ओके। लेकिन सबसे खराब हालत है भेल की। भेल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50 to 60% है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी कम है, यानी कैपेसिटी तो है लेकिन यूटिलाइजेशन कम है, यानी आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। इसके वजह से आपकी ऑर्डर बुक और 6 साल 7 साल की लगेगी। करेक्ट। तो इसलिए उसकी ऑर्डर बुक टू सेल्स 6 से 7 साल। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके गाइस, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उसको जरूर आंसर करता हूँ। ओके, तो वो तो इसलिए इसकी ऑर्डर बुक ज्यादा ज्यादा हाई लग रही है। सीजी पावर की भी 90% कैपेसिटी यूटिलाइज, हिटाची की भी 80, तो सबकी 80 से 90% की है। लेकिन सबको आपका एक्सपांशन करना पड़ेगा, अगर इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को अगर सफाइस करना है, अगर आपको खत्म करना है, तो आपके पास कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए। और जैसे सीमेंस अभी 460 करोड़ ट्रांसफॉर्मर एक्सपेंशन में कर रहा है, भेल भी 20 गीगावाट पर ईयर के लिए एक्सपेंशन का कर रहा है। ऑलरेडी इनका तो है, लेकिन वही कैपेसिटी बढ़ा दे तो ही बहुत है। फिर सीजी पावर भी 5,000 एमवीए ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर कैपेसिटी बढ़ा रहा है। और हिताची भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब की थोड़ी हेल्प लेके ना वो अपना एक्सपेंशन करने वाले प्लान का है। तो सब लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला भेल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आइडल कैपेसिटी इज नॉट एट ऑल गुड। अगर वो ये 50 to 60 को 90 को ले जाते हैं ना, 80 90, बिलीव मी भेल कैन डू एक्सट्रीमली वेल। अभी क्यों उसके रेशियोज बहुत हाई लग रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी उसको प्रीमियम दे चुके हैं कि भाई ये आगे जाके करेगा। अभी वो क्या सही में उस तरह से परफॉर्म करेगा वो देखना रहेगा। ओके। और बाकी सब कंपनी एक्सपांडिंग कर रहे हैं और और यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं कैपेस, लेकिन कुछ ना कुछ उनको कुछ सीसॉ चेंज करने पड़ेंगे अगर उनको नए ऑर्डर बुक लेने हैं तो। सो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग ईबिटा मार्जिन भी देख लें तो सबके सही है। अगर मैं एबीबी के देखूं तो 12 से 16 है, सीमेंस का भी 12 के आसपास है। भेल का सिर्फ 5 से 6% है। क्यों? जैसे मैंने रीजन बोला कि इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सीजी पावर का बहुत अच्छा है, 16%, और हिटाची का 8 to 10%। तो भेल और हिटाची का कम है, लेकिन बोल रहे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से रिकवरी बहुत आएगी भेल में। जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो वो ये जो हम लोग 5 से 6% बोल रहे हैं वो शायद 2026 में 12% के आसपास आ जाए। तो इसके वजह से वो पोटेंशियल है। आप समझ रहे हो क्यों पोटेंशियल है? लेकिन मेरे जैसा बंदा है ना, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी तो समझ नहीं आती कि क्या करने वाले हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या, तो ये आपका जो हाई इतना रेशियोज है वो गड़बड़ा जाएगा, और वो पी रेशियो भी डी रेटिंग होगी, ईवी बाई बीटा भी में प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, तो वो थोड़ा हमें टेंशन रहता है भेल में। सो ओवरऑल वैल्यूएशन तो ऑफ कोर्स सबका हाई है, लेकिन मैक्सिमम बेल, सीजी पावर, हिटाची का है। उसमें से सबसे अगर आप हाई बोलो तो मुझे बेल ही लगता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है। ठीक है। सीजी पावर और हिटाची ऐसे ना प्राइस टू परफेक्शन है, ओवर वैल्यू थोड़ा गिन सकते हैं। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आया इनके सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी, ये स्टॉक सही में बहुत गिर सकते हैं। जबकि एबीबी इंडिया और सीमेंट्स ना ऑनेस्टली इतने एक्सपेंसिव नहीं है बाकी के तीन के मुकाबले। सो उस तरह से आपको देखना है। अगेन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपके नो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए। और आगे जाके ये सब अगर जैसे जैसे ऑर्डर इनफ्लो आएंगे और रिवाइवल होंगे कैपेक्स, आई थिंक इन सब में फर्क पड़ेगा। मैंने तीन चीजों में फोकस करना है जब भी आप ये सब कंपनी देखो। एक तो ऑर्डर बुक कितनी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, और कोई एक्सपेंशन है कि नहीं है, और थर्ड इबिटा किस लेवल पे। इबिटा मार्जिन एक्सपेंशन इनको करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो जैसे बेल प्लान कर रहा है ना 6 से 12%, तो वैसे कोई एक्सपेंशन होता है तो सही रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस स्टॉक गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़े थोड़े रिस्क फैक्टर मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो वो ध्यान में जरूर रखें। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। सो थोड़े थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ, सॉरी, आगे जाने से पहले। और मैंने जैसे लिखा है guys, अगर आप हमारे नेक्स्ट सेशन अटेंड करना चाहते हो तो मैंने लिंक दिया है, जरूर अटेंड कीजिए। और हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन की वेबसाइट भी अटेंड कीजिए, बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। चलिए, अमित गुप्ता बोल रहे हैं कि सर एसीबी सही वैल्यूएशन पर है। एग्री अमित गुप्ता जी, ऑफ कोर्स एसीसीबी वैल्यूएशन सही है, लेकिन समहाउ ग्रोथ मुझे है ना अंबुजा में ज्यादा दिख रहा है। और मैंने आई यू नो कि मैंने कल ही वीडियो बनाया था, तो एसीसी ठीक है, लेकिन अंबुजा आई थिंक इज बेटर। एसक्यू नूरुल, ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू। राजेंद्र 1456 बोले सर इज द डाउनफॉल ओवर। डाउनफॉल तो देखो यार, जिस तरह से मार्केट ने रिबाउंड किया है 22,000 से, तो एक लेवल पे तो सही लग रहा है कि डाउनफॉल एक तरह से लिमिटेड हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, यूएस थोड़ा थम रहा है, डॉलर इंडेक्स 103 पे चला गया, अपना इन्फ्लेशन 3.6 पे आ गया, आईआईपी ग्रोथ 5 पे आ गया, और थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, डाउनफॉल ऑलमोस्ट नियर टू ओवर है। लेकिन वही है कि कुछ मैट्रिक्स चेंज हो गया, तो पैरामीटर आगे जाके चेंज हो गया तो पता नहीं। क्योंकि देखो, 2 वीक पहले हम लोग चिल्लाते रहे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, एक वीक में देखो पूरा सिनारियो चेंज हो गया। और अभी पैसा क्या हो रहा है कि यूएस से निकल के चाइना में जा रहा है, इंडिया में आ रहा है, कहीं और भी जाए, चाइना में मैक्सिमम जा रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, वहां से रिजल्ट कैसे आएगा, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। सो वो चीज आपको ध्यान में रखनी। लेकिन हाँ, एक लेवल पे कह सकते हैं कि His downfall is limited. अदिति राव 1745 बोल रही है कि सर व्हाट टू बाय, कैन वी बेस बाय स्मॉल कैप और मिड कैप। वे स्मॉल कैप और मिड कैप में भी मुझे तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। अभी डाउनफॉल काफी हो गया इन लोगों, इन सब स्टॉक्स का। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस में वैल्यूएशन फेवरेबल है, क्या कंफर्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर लो, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन और क्या यहाँ से ठीक ठाक बढ़ेगा कि नहीं। क्योंकि अभी देखो, दो तरह से क्लासिफिकेशन आपको चेंज करना है। एक है कि जो ऐसे ही हम लोग स्टॉक लेते जा रहे थे, मोमेंटम स्टॉक थे, भाग रहे थे, जिसके कोई फंडामेंटल है नहीं। और दूसरे होता है फंडामेंटल स्टॉक्स, जो सही में वैल्यू पिक। तो आपको अभी वैल्यू पिक में जाना है। अभी भी मार्केट पूरा बाइफरकेशन कर रहा है, कौन से जो कहते हैं ना, बिना फंडामेंटल वाले स्टॉक वो ऊपर नहीं आ रहे, लेकिन जिसका फंडामेंटल सही है, जिसका वैल्यूएशन सही है, वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर आए। तो उस तरह से आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा, और ऐसे ही स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। रामैया 1712 बोल रहे कि सर व्हाट अबाउट रिन्यूएबल स्टॉक्स, विल दे कम अप। वेल, रिन्यूएबल में मैंने पिछले भी वीडियोस बनाए थे, बहुत ही तकलीफ चल रही है वहाँ। अदानी का वो जो केस आया, और जैसे ट्रम्प ने बोला कि भाई आई एम नॉट सपोर्टिंग रिन्यूएबल, तो वो एक कहता ओवरहैंग बड़ा है, प्लस वैल्यूएशन हाई थे, तो अभी तो बहुत करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा वेट कर लीजिए इन सब में इन्वेस्ट। मेरे हिसाब से अभी भी देखना पड़ेगा 2 अप्रैल को। जैसे कल ही मैंने सुना कि भाई ट्रम्प ने बोला है कि फैट शुड कट रेट, बिकॉज 2 अप्रैल विल बी ओवर लिबरलाइजेशन डे। अरे ये क्या है यार, यानी वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाला है। अब पता नहीं यार कौन से सेक्टर पे कहाँ बिजली गिरेगी, क्या रिन्यूएबल में भी गिरेगी। तो आपको देखना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अभी दूर रहिए इस सेक्टर से, थोड़ा वेट एंड वॉच रखो। 1-2 महीने में कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला ये सेक्टर। मुझे नहीं लगता कि सडनली ऊपर भागेगा। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर आंसर क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।